इस क्लास में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। देखो, केमिकल काइनेटिक जो चैप्टर है इसमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका न्यूमेरिकल टॉपिक है, ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे और सीखेंगे। देखो, केमिकल काइनेटिक जो चैप्टर है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और कितने तरह के रेट होते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम लोग रेट के अकॉर्डिंगली, रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंगली कितने टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जो बहुत ही जरूरी है हमारे नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए और साथ ही साथ 12th के लिए। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन उठाइए और स्टार्ट हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए आप लोग, साथ ही साथ बिल्कुल साथ साथ आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल आराम से, जैसे क्लासरूम में आप पढ़ते हो वैसे यहाँ भी पढ़ाई हो रही है और आप अपने घर में भी इस लॉकडाउन के पीरियड में बैठे हुए पढ़ रहे हो। ठीक है, तो देखो स्टार्ट लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, केमिकल काइनेटिक कहते किसको हैं, हम यहाँ शुरू करते हैं। किसी भी चैप्टर को शुरू करने के पहले हम डेफिनेशन उस चैप्टर के इंट्रो के बारे में लिख देते हैं। शुरू से ही ऐसा हम बताते आए हैं आपको। इस चैप्टर के बारे में भी सबसे पहले हम आपको बताएंगे केमिकल काइनेटिक कहते किसको है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या इसके प्रोस्पेक्टिव्स हैं। तो देखो, सबसे पहले केमिकल काइनेटिक क्या है। काइनेटिक्स नाम से ही क्लियर है, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, यानी और केमिकल यानी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस रेट से किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, किस स्पीड से कोई रिएक्शन होता है, और इसी दौरान हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। उसके बाद हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन पर अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रेशर, टेम्परेचर या कैटलिस्ट, ठीक है, इसका क्या इफेक्ट होता है, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, कोई रिएक्शन का रेट विदाउट कैटलिस्ट क्या होगा और आफ्टर यूज ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा, ये सब आप पढ़ेंगे। तो जल्दी से जो सामने लिखा हुआ है डेफिनेशन उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, या तो आप साथ साथ लिखते रहिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखो, हमने लिखा है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शंस, mechanism of reactions and effect of concentration, temperature and pressure on rate of reactions is called as chemical kinetics। क्लियर हो गया? फिर से एक बार सुन लो। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस एंड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक। क्लियर होगी? हमने जो समझाया है आपको उसी बात को हमने यहाँ पे इसके इंट्रो में, डेफिनेशन में हमने लिख दिया है। लिख लीजिए आप लोग। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट लेंगे यहीं से लेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा यहीं से हम स्टार्ट लेते हैं इस चैप्टर का, रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहां लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन।
किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो देखो किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्शन है तो वहां रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदलते हैं। मोटे तौर पे अगर आप रफली इस चीज को समझे तो किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अनुसार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो ये रिएक्शन होता है सुटेबल टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है। क्लियर हो? तो देखो एज टाइम इंक्रीजेस का मतलब जब से आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, जैसे टाइम बढ़ेगा यानी जैसे टाइम बीतेगा, ठीक है, जैसे रिएक्शन कराना आपने स्टार्ट किया तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। यानी एक बात दिमाग में रखिए कि एज रिएक्शन स्टार्ट्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। यानी रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये दो चीज ध्यान में आप रखिएगा। यानी रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है रिएक्शन में, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है रिएक्टेंट डिसअपीयर होते हैं और प्रोडक्ट्स अपीयर होते हैं। क्लियर हो गया? अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन कहते किसको है? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। यानी पर यूनिट टाइम में जितना चेंज होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में, इसी को आप कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बाय चेंज इन टाइम, ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स बाय चेंज इन टाइम, इसी को आप क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया कि किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंगली अगर लिखना हो फॉर्मूला तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ठीक है, डिक्रीज इन concentration of reactants by change in time। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो गया, अगर आपको रिएक्टेंट के टर्म में लिखना हो तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। वैसे ही अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो हम लोगों को, रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना हो प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के चेंज के रेस्पेक्ट में, तो आप जानते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू टाइम बढ़ता है। यानी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय चेंज इन टाइम। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, देख लीजिए।
फिर से आप एक बार समझ लें, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का मतलब होता है चेंज पर यूनिट टाइम। अगर रेट का जनरल मतलब लिया जाए, रेट, जब भी रेट वर्ड आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में ही बात चलती है, रेट का मतलब चेंज पर यूनिट टाइम। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चूंकि क्या चेंज होता है केमिकल रिएक्शन के केस में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन चेंज होते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम, वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बाय चेंज इन टाइम, और फिर से रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आप लिखते हैं तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इसका जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का, ये डिक्रीज करता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप रिएक्टेंट लिख दें तो हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप प्रोडक्ट को लिखते हैं तो हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? तो आपने इसको सीख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, जल्दी लिखिए, जो नहीं नोट किए हैं वो लोग जल्दी नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, लिख लिया आपने? क्लियर हो गया? अब इसका मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हमने बताया आपको, अगर कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये लिखा गया है मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन यानी मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन को आप क्या बोलते हैं भाई? मोलारिटी, मोलारिटी बोलते हैं, यानी मोल पर लीटर। क्लियर? कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ मिल जाए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो हम समझ जाएंगे कि उसके मोलर कंसंट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये लैंग्वेज है केमिकल काइनेटिक का, ठीक है, ये बार बार यूज होगा आगे। और यहाँ इसी को कहते हैं आप N/V, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे ही तो मोलारिटी डिफाइन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? इसको आप जल्दी लिख लें। लिख लिया आपने? अब नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ कुछ चीजों को जरा देखते हैं। लेट R1 अगर लिखा हुआ मिल जाए, स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल R1 लिखा है, तो इसका मतलब हमें क्या समझना है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t1। आप साथ साथ नोट करते रहिए, जिससे आपको ये शिकायत नहीं रहेगी, जो घर पे बैठ के देख रहे हैं लेक्चर को, ये शिकायत नहीं रहेगी कि आपको लिखने का टाइम नहीं मिला। इससे क्लास आपका स्पीड में बढ़ेगा, ठीक है। R1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t1, R2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t2, ठीक है। ऐसे ही P1, कैपिटल P1 लिखा गया है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t1। ऐसे ही मैं लिख रहा हूं यहां P2, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t2। क्लियर?
यहाँ डेल आर, ठीक है, यानी इसको बोलेंगे हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का चेंज है इक्वल टू होगा R2 माइनस R1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1, ठीक है। यहां देखो डेल P चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, आप इसको भी लिख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट में भी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये प्रॉपर तरीका है, ठीक है। ऐसे ही डेल P इसको लिखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यहां फाइनल माइनस इनिशियल, यानी P2 माइनस P1, क्लियर हो गया। और एक चीज और जो मैं इधर लिख रहा हूं डेल T, ये सब यूज करेंगे आगे, चेंज इन टाइम, यानी T2 माइनस T1, क्लियर हो गई। अब देखो अब रेट ऑफ रिएक्शन, देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या बताया था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। तो देखो आप लिख सकते हो ना R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1, लिख सकते हो। इसी को अगर रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना हो, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिख सकते हो R2 माइनस R1, इसको हमने क्या सिखाया अभी, डेल R बाई डेल T। और एक चीज और ध्यान में रखो, यहाँ माइनस निगेटिव साइन हम लगा देते हैं, यहाँ हम क्या लगा देते हैं, निगेटिव साइन। अब बोलोगे कि निगेटिव साइन क्यों लगा दिए सर, देखो एक बात ध्यान में रखो, एकदम ध्यान से सुनो अभी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा याद रखो, रेट ऑफ रिएक्शन नेवर बी निगेटिव, किसी भी रिएक्शन का रेट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। बात समझो, हमने क्या कहा, रेट ऑफ रिएक्शन नेवर बी निगेटिव, रेट ऑफ रिएक्शन निगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ निगेटिव साइन क्यों, निगेटिव साइन इसलिए लगाया गया है, यह निगेटिव साइन यानी माइनस का साइन सिर्फ और सिर्फ यह इंडिकेट करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे ये निगेटिव साइन रेट ऑफ रिएक्शन में, यानी रेट टर्म में जो निगेटिव साइन है, सिर्फ और सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस इन रिएक्शन। चूंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट में लिखे हैं, कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, तो सिर्फ ये निगेटिव साइन ये बताता है तुम्हें कि रेट ऑफ रिएक्शन तो हमेशा और हमेशा, रेट ऑफ रिएक्शन फिर से सुन लो, रेट ऑफ रिएक्शन नेवर बी निगेटिव, रेट कभी निगेटिव नहीं होता किसी भी रिएक्शन का। सिर्फ यह निगेटिव साइन यह इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। इसका कुछ भी, इस साइन का कुछ भी रेट के निगेटिव होने से लेना देना नहीं है। बात समझ में आया, रेट हमेशा पॉजिटिव है, क्लियर हो गया। ये सिर्फ निगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ गई। अगर रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के टर्म में बात करें, ठीक है, अगर प्रोडक्ट के टर्म में हम बात करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
यानी P2 माइनस P1 बाई डेल टी लिखोगे, ठीक है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको लिखना हो तो यहाँ प्लस साइन के साथ लिखते हैं P2 माइनस P1 बाई डेल टी। अगर प्लस साइन यहाँ नहीं भी देते तब भी हम समझ जाते कि यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन हम दे रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों कंपैरेटिव टर्म है, ये कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पॉजिटिव क्यों हो रहा है, यहाँ निगेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं। हम पहले ही बता दिए हैं आपको कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्शन में बढ़ता है टाइम के अनुसार, जबकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया? अब देखो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंगली कितना टाइम किस रिएक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर देखो अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे आप तो एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये पहला है, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है भाई, ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जो कैलकुलेट होता है लॉन्गर टाइम स्पेल में। यानी जब आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन टाइम स्पेल जो है आपका, आपने टाइम ऑफ रिएक्शन को ज्यादा रखा है, ठीक है, इसे कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं जब टाइम स्पेल बहुत ही छोटा है, मतलब किसी इंस्टेंट पे, यानी t टेंड्स टू 0, ठीक है, t टेंड्स टू 0, तो इसे आप क्या कहते हैं, ऐसे केस को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टाइम इंटरवल इज लॉन्गर। टाइम इंटरवल यानी इसको डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, लॉन्गर है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, यहां देखो लिखा जा रहा है डेल एक्स बाई डेल टी। डेल एक्स क्या है, यहाँ पे डेल एक्स कर दिया हमने डेल एक्स बाई डेल टी। डेल एक्स क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डेल एक्स यहाँ क्या है भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ऐसे ही अगर बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, तो यहां पर देखो रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो, बहुत ही, ठीक है, यानी t यहाँ पर ऐसा होगा t टेंड्स टू 0, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो dx बाई dt, dx बाई dt, यानी डिफरेंशियल फॉर्म में हमने लिख दिया
dx by dt। जहाँ dx क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज dx। और dt क्या है, ठीक है, dt है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी व्हेन t टेंड्स टू 0। अगर किसी इंस्टेंट पे आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं किसी रिएक्शन का, तो होगा dx by dt के फॉर्म में हम लिखते हैं। क्लियर हो गया? एक बार और बता दें हम आपको, लेक्चर 1 में जितने पार्ट होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वीडियो ये अपलोड होता है तो ऑन एवरेज 33 मिनट का होता है, तो लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है और इसमें कोई गैप नहीं है। लेकिन जब वीडियो अपलोड होता है तो सेल्फ सिस्टम ही ऐसा है 33 मिनट का ही लेता है। तो आप सभी पार्ट से लेक्चर 1 का पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा, या आगे के पार्ट अगर 3 पार्ट में बटेगा तो पार्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, सभी पार्ट को आप कंटिन्यूअसली देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, तभी पढ़ने में आपको मजा आएगा और आपका कंसेप्ट बनेगा। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी इसको, लिख लिया आप लोगों ने। तो हमने सिखाया आपको कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को आप कहते हैं डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन भी। क्लियर? इसको हम लोग डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। जल्दी लिखिए, नोट कर लीजिए जल्दी इंस्टेंटेनियस में। ये लिख लिया आपने? चलिए ठीक। अब देखो यहाँ पे, इससे आप सीख जाएंगे पूरा। लेट ए जनरल केमिकल रिएक्शन, लेट ए जनरल केमिकल रिएक्शन, ए और बी जो रिएक्टेंट है मिलकर सी और डी बना रहे हैं जो प्रोडक्ट है। ए और बी ये रिएक्टेंट है, ये मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है सी और डी। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखना है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? ठीक है, हमने क्या सिखाया? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। तो अगर ए रिएक्टेंट के टर्म में लिखना हो तो माइनस डेल ए बाई डेल टी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए बाई डेल टी। निगेटिव साइन क्यों लिख दिया हमने यहाँ पे? क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म में जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं बस निगेटिव साइन दे देते हैं, जिससे कि पता चले कि रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल टी, चेंज इन टाइम। ऐसे ही अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो बी के टर्म में, बी रिएक्टेंट के टर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी बाई डेल टी। क्लियर हो गया? ऐसे ही अगर हमको लिखना हो प्रोडक्ट के टर्म में, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट सी, सी प्रोडक्ट है इसके टर्म में, तो हम यहाँ पर प्लस साइन के साथ लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी बाई चेंज इन टाइम। ऐसे ही अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो प्रोडक्ट डी के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डेल टी। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी बाई डेल टी। क्लियर हो गया? तो इस तरह ये प्लस साइन के साथ प्रोडक्ट में और माइनस साइन के साथ रिएक्टेंट में। क्लियर? अब देखो, इस केमिकल रिएक्शन में जो तुम देख रहे हो कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। जैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो बैलेंस करने के लिए कोएफिशिएंट्स होते हैं, जैसे जो न्यूमेरिकल वैल्यू यूज होते हैं, कहीं 2 यूज होता है, कहीं 3 यूज होता है, कहीं 4 यूज होता है, वो सब यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है, तब हम ऐसे लिखेंगे। अब एक एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल और देखो, इससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है
ये PCl5 है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, इट गिव्स PCl3 प्लस Cl2। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जब थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो ये देगा PCl3 और Cl2, ठीक है। अब देखो यहाँ PCl5 रिएक्टेंट है एंड PCl3 और Cl2 ये प्रोडक्ट है। अब रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है, इसमें देख लो, क्लियर हो गया। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। अब रिएक्टेंट के टर्म में हमने क्या सिखाया अभी आपको, आप लोग भी साथ साथ लिखिए, माइनस साइन के साथ, चूंकि रिएक्टेंट है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 बाई चेंज इन टाइम इन डेल्टी। क्लियर हो गया। वैसे ही अगर इक्वल का साइन दे देंगे, चूंकि ये भी रेट ऑफ रिएक्शन ही है, तो यहाँ प्लस, अब देखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 यहाँ प्रोडक्ट है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 बाई चेंज इन टाइम डेल्टी। ऐसे ही यहाँ पर फिर से इक्वल का साइन दे देंगे, फिर प्लस, अगर Cl2 के रेस्पेक्ट में लिखना हो, Cl2 के रेस्पेक्ट में तो कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, यानी ये भी प्रोडक्ट है इसलिए प्लस साइन यहाँ हमने दे दिया है, और यहाँ पे चेंज इन टाइम। क्लियर हो गया। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन हमने इस रिएक्शन का लिख डाला। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन में अगर हमें कहेगा, ये रिएक्शन दे देगा, कहेगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो हम ये ऐसे लिख देंगे, ये 1 मार्क्स हमें दे देगा, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया, इसका वैल्यू दिया है कंसंट्रेशन, PCl5 का चेंज इन कंसंट्रेशन दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। मान लो इस तीनों का दिया हुआ है कि PCl5 जब रिएक्शन में स्टार्ट हो रहा है तो उस कंसंट्रेशन में क्या चेंज हुआ, PCl5 के, PCl3 के और Cl2 के, ये सब दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है कि इतने समय के लिए ये रिएक्शन हुआ। तो ऐसे केस में अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो तुम कोई भी एक, अगर तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, तीनों का चेंज इन कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो किसी भी एक के वैल्यू को रख लो और जितना टाइम दिया हुआ है उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। अगर मान लो इस तीनों में से तीनों नहीं दिया हो, कोई एक दिया रहे, PCl5 का ही चेंज दिया रहे या PCl3 का या Cl2 का, तो किसी एक को रखो और डिवाइड कर लो चेंज इन टाइम से, तुम्हारा जो आंसर होगा, जो आएगा, वही होगा रेट ऑफ रिएक्शन। इन केस अगर मान लो तीनों का वैल्यू दिया हुआ रहे, तो तीनों के वैल्यू में किससे निकालेंगे, क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे मन में, किसी से भी निकालोगे आंसर सेम आएगा। तो कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का अगर क्वेश्चन आ जाए, तो